हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लोग। चलिए आज हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक हम पीवाईक्यूज कर रहे थे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम यूथ बुक, उसको हम कवर कर रहे थे। और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नहीं हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको करिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है 1650, बी है 1660, सी है 1670 एंड डी है 1680। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 1660, 1660 में जो है वो इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, मिल्टन जो है वो किस एज पर ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। तो ऑप्शन है इसमें, देखिए कई बार क्वेश्चंस दोनों तरह से पूछ लेता है, कई बार ईयर दे देता है या फिर कई बार इस तरह से दे देता है कि कितने साल में वो अंधे हुए थे, ठीक है। मतलब एक बार आपसे सन पूछ देगा, जैसे 16 समथिंग ये पूछेगा, या तो आपसे पूछ सकता है उनकी उम्र क्या थी, एज क्या थी जब वो ब्लाइंड हुए थे। तो यहाँ पर तो खैर आपको ऑप्शंस में दोनों गिवन है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको आंसर करना। ऑप्शन ए है 1652, 44 ईयर्स के, 1650 42 years, 1654 46 years and 1645 40 years। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसको इंटर वगैरह में जब पढ़ा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस तब आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1652 यानी कि 44 ईयर्स। तो आप इसको भी याद कर रख सकते हो, जस्ट 44 ईयर्स, क्योंकि अगर आपने 44 ईयर्स भी याद रखा है और अगर यहाँ पे ईयर पूछ लिया तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विथ मिल्क, ये जो है ये इनकी सोनेट का नेम है, राइट, लंदन 1802। इसकी शुरुआत किससे होती है, मिल्टन thou shouldst be living at this hour। ये जो है ये कौन शुरुआत करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है कॉलरिज, सी है कीट्स एंड डी है शेली। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसको हम पुट कर सकते हैं दो राइटर्स के बीच में, दो ऑथर्स के बीच में, एक तो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सेकंड जो है वो जॉन मिल्टन, राइट। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि दोनों से ही क्या है, रिलेटेड है। कैसे, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है लंदन 1802, पहले तो एक चीज ये याद रखिए कि इसका दूसरा टाइटल क्या है, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन। क्या टाइटल है, टू मिल्टन, क्योंकि इस पोएम में जो है मिल्टन को, यानी कि इस सोनेट में क्या है, मिल्टन को जो है एड्रेस किया गया है और उनके बारे में बोला गया है। तो ये ऑब्वियसली किसके द्वारा लिखा गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये क्वेश्चन आप मिल्टन में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि इस सोनेट में मिल्टन के बारे में जिक्र है और इसको लिखा किसने है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो ये वर्ड्सवर्थ के पहले में भी चला जाता है। अब हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं, ये लाइन क्या कहती है, क्योंकि अगर आपने मतलब समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अब मिल्टन तो मिल्टन है ही, दाउ मतलब क्या होता है, यू, ठीक। यू शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी कि मिल्टन आपको इस समय में जीवित होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मिल्टन की डेथ पहले हो चुकी है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बाद के हैं। तो वो उसको याद करते हुए इनकी और भी लाइन्स हैं, यानी कि जब आप लंदन 1802 पढ़ेंगे ना तो यहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये तो उसकी फर्स्ट लाइन है जो कि बहुत फेमस है, और भी जो है लाइन्स पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आपको ये पूरा जो वर्क है ना, ये जो पूरा सोनेट है, इसको लाइन टू लाइन बहुत ही डिटेल से मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो फिलहाल इस लाइन का मतलब आपका यही हुआ कि वो
बोल रहे हैं संबोधित करते हुए कि मिल्टन आपको इस आवर में यानी कि इस युग में इस समय में जीवित होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस, बहुत ही इजी और मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? अब देखिए इसका दो आंसर हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनली कि ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो योर आंसर विल बी 10। क्या हो जाएगा? 10 बुक्स हैं, राइट। बाद में उसका जो आया था एडिशन, उसमें जो है 2 बुक्स को जो है इसी 10 बुक्स के ही दो, मतलब इन्हीं 10 बुक्स में ही किन्हीं 2 बुक्स का पार्ट करके क्या किया गया था, 12 बुक्स बनाई गई थी। अब मैं ये यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी आपको कि कौन से 2 बुक, इसलिए क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। बहुत जल्दी डिटेल्ड वीडियो भी आपके चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल में भी हो सकता है हम लोग बायोग्राफी से स्टार्ट करें जॉन मिल्टन की। आई थिंक मैंने पढ़ा भी दिया है, शायद बायोग्राफी देखती हूँ मैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि बाद में क्या हुआ, एडिशन के बाद कितनी बुक्स हो गई? 12 बुक्स हो गई। तो इस क्वेश्चन को, जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जो भी आपने पढ़ा है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये ओरिजिनली पूछ रहा है या फिर ऐसा ही पूछ रहा है, उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with innocence and wine? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि मिल्टन जो है वो किसको अक्यूज करते हैं, यानी कि किस पर आरोप लगाते हैं, किसको आरोपित करते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में एज की तरह कि द सन ऑफ बेलियल फ्लोन विथ इनोसेंस एंड वाइन, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देख लेते हैं, एन एंग्लिकन क्लैरेजी, बी द कोर्ट राइटर्स, सी द ओपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंसोलेंस मतलब क्या होता है? आप ये कह सकते हो बदतमीजी। क्या होता है? बदतमीजी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और वाइन का मतलब तो वेल नोन है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोर्ट राइटर्स को उन्होंने ऐसा कहा है कि द सन ऑफ बेलियल फ्लॉन विथ इंसोलेंस एंड वाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। अब देखिए इनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हर क्वेश्चन के, उनको भी हम देखते चलेंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए ना, तो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते। हमें आंसर तो पता होता है, अगर हमें कोई क्वेश्चन का मीनिंग समझा दे तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? ये वर्ड्स को ना समझना। तो इसीलिए हम वर्ड्स को भी क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो कास्ट डाउट है, कास्ट डाउट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, संदेह करना। क्या मीन होता है? संदेह करना, राइट। तो ये आपको बताना है। उसके बाद क्या है? ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता। अब तो आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से अब इसका आंसर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि बिल्कुल पैसिव लर्नर मत बनिए प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक्टिवली परफॉर्म कीजिए, एक्टिव लर्नर बनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मेमोरी को बहुत लॉन्ग समय तक स्टे रहने में। तो आप लोग जो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइए, और लास्ट में मेरे को स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सी है पैराडाइज रीगेन, एंड डी है प्रो सी डिफेंसियो। इसके बारे में कहा गया है, तो ऑब्वियसली ये बोला गया है किसके बारे में? पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में बोला गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? पैराडाइज रीगेन्ड। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस ऐसे घुमा कर दे दिए जाते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाए व्यक्ति। और अगर जिसने एजेस पढ़ी हैं यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो द एज ऑफ मिल्टन हैज 3 काइंड्स ऑफ पोइट, यानी कि एज ऑफ मिल्टन जो थी उसमें 3 तरह के पोइट्स थे, 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स थे। वो कौन कौन से थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिलीजियस, हीरोइक या प्यूरिटन, बी है मेटाफिजिकल, कैवलियर या प्यूरिटन, सॉरी या नहीं मीन्स एंड, सी है मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, डी है कैवलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको थोड़ा भी नॉलेज है जिसका वो डेफिनेटली आंसर कर सकता है। देखिए प्यूरिटन तो होगा ही, तो प्यूरिटन जिसमें नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एज ऑफ मिल्टन जो है वो प्यूरिटन डेफिनेटली होगी, क्योंकि मिल्टन जो है वो प्यूरिटन से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए प्यूरिटन तो बिल्कुल होगा। तो यानी इसमें नहीं है, यानी कि ये पहले से ही गलत हो जाता है, उसके बाद फिर ये गलत हो जाता है, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। अब बचा ए एंड बी। ए एंड बी में अगर बात किया जाए तो प्यूरिटन होने के साथ साथ जो एक बहुत ही जिसे बोलते हैं प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं कि देखा गया है, वो क्या है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली जो क्रिटिक्स वाला पार्ट है और जो टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, सब कुछ यहाँ पे डील करूंगी बहुत ही डिटेल में, तो आपको क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये पता है कि मेटाफिजिकल भी है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन जो पोएट्स थे वो एज ऑफ मिल्टन के टाइम में थे। ये 3 काइंड के पोएट्स, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। हु कॉल्स, देखिए जब भी हम किसी ऑथर को पढ़ रहे हैं, कोई फेमस ऑथर है, तो उनके बारे में जो क्रिटिकल ओपिनियंस है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अबाउट द पोएट या अबाउट द ऑथर, है ना। जो सेकंड क्रिटिसाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कि अगर उन्होंने कोई वर्क लिखा है और उस वर्क के बारे में किसी क्रिटिक ने अपना कोई पॉइंट रखा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आप कोई वर्क पढ़ रहे हैं, चाहे आप सैमसन एगोनिस्ट पढ़िए, चाहे पैराडाइज लॉस्ट पढ़िए, तो इनके बारे में और राइटर्स ने क्या कहा है ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्स मिल्टन, किसने मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? क्या कहा है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। बताइए किसने कहा है? फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए एर्नॉल्ट, बी वर्ड्सवर्थ, सी ग्रे एंड डी है टेनिसन। चलिए आई होप आप तक अपने कमेंट कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि टेनिसन महोदय इनको बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो यानी क्रिटिसाइजेशन वाले, तो आपको 2 भाग में बांट लेना है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे क्रिटिक्स जिन्होंने किसी ऑथर के बारे में बैड चीज़ें कही हैं वो अलग याद कर लेनी है, और जिन्होंने गुड कहा है उसको अलग। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट पढ़ने से इतना तो आइडिया लग जाएगा कि ये किस फेवर में जा रहा है, गुड वाले कि बैड वाले, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। तो फिलहाल जो टेनिसन महोदय हैं वो क्या करते हैं, गुड बातें बोलते हैं अबाउट मिल्टन की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस। ऑर्गन वॉइस मतलब क्या? उनकी आवाज ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, किसने कहा है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? क्या कहा है अब ये भी देख लेते हैं। अ नोबल एंड puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks। ठीक, तो ये किसने कहा है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? ऑप्शन ए है शेक्सपियर, बी है जॉन मिल्टन, सी है बेन जॉनसन एंड डी है ड्राइडन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहूँ हिंदी में, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एक महान और उत्साही राष्ट्र। ठीक है, नोबल एंड प्यूजेंट नेशन, यानी महान और उत्साही राष्ट्र
राउजिंग हरसेल्फ यानी राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, यानी कि नींद के बाद एक मजबूत आदमी की तरह खुद को क्या करता है, जगाता है। एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, और अपने अदृश्य बालों को क्या करता है, हिलाता है। ये किसके लिए कहा गया है, ये एलिजाबेथन पीरियड के लिए कहा गया है। किसने कहा है, ऑब्वियसली ये कहा है किसने, जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने, और आपको पता है जॉन मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहा जाता है। बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है मिल्टन को, ये मैंने बायोग्राफी वाले पार्ट में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको हर ऑथर की 2 टाइप की प्लेलिस्ट मिलेगी। थोड़ा सा आपका टाइम लेती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट टाइप की जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वो होगी राइटर का नाम लिख करके डिटेल, जैसे कि जॉन मिल्टन डिटेल, राइट। दूसरी प्लेलिस्ट हो जाएगी जॉन मिल्टन PYQ या MCQ, ये मिल जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको डिटेल चीज़ें पढ़नी है तो डिटेल वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और क्वेश्चंस देखना है तो क्वेश्चंस में, तो मैंने डिटेल वाले में ये चीज़ कवर कराया है, वो आप देख सकते हो वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। Who said sonnet in Milton's had become a trumpet? कौन ये कहता है कि जो सोनेट है वो मिल्टन के हाथों में एक ट्रम्पेट बन जाता है। ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, तुरही, ये एक तरह का वाद्य यंत्र है, राइट। तो ये उनके हाथों में बन जाता है, मतलब इतना फेमस, इतना अच्छा हो जाता है, उसकी तारीफ करते हुए कहा गया है। किसने कहा है, ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, बी है ब्राउनिंग, सी है ड्राइडन, एंड डी है डॉक्टर जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो मिल्टन को काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, जैसा कि आपने लंदन 1802 में भी देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, Who said Milton was on devil's party without knowing it? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि किसने कहा है कि मिल्टन जो है बिना जानते हुए, यानी अज्ञानता में ही वो डेविल की पार्टी से हैं, यानी वो डेविल की पार्टी से हैं। ये कौन कहता है, ये आपको बताना है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था। ऑप्शन ए है विलियम ब्लेक, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है कॉलरिज, एंड डी है शेली। तो इसका राइट आंसर आपको फटाफट से बताना है। जी हाँ, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। जैसे मैंने आपको बताया भी था, डेविल कैसा होता है, काला होता है, ब्लैक होता है, तो उससे आपको कनेक्ट करके याद रखना है कि किसने बोला है, तो विलियम ब्लेक ने बोला है कि मिल्टन जो है वो विदाउट नोइंग इट, मतलब अनजाने में, बिना जानते हुए डेविल की पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के कहा है एक्चुअली। तो देखिए ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Who praises Milton in his sonnet 1802 in these words? ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लंदन 1802 है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स आती है। एक तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, मिल्टन दाउ शुड, हम इस तरह का मतलब स्टेटमेंट था ना स्टार्टिंग में, तो वो आपने देखा था। अभी ये देखिए उसी का लंदन 1802 का ही अनदर इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो देखते हैं। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. ये किसने कहा है? तो आंसर तो आपको पता ही होगा, लेकिन पढ़ देते हैं। ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, सी एजरा पाउंड, और डी है T.S. एलियट। तो आपको ये बताना है किसने कहा है। इन्होंने कहा है कि मतलब जो दाई सोल, मतलब तुम्हारी आत्मा, वॉज लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह थी, एंड ट्वेल्थ अपार्ट, और अलग रहती थी। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, और तुम्हारी जो आवाज है वो कैसी थी, वो समुद्र की तरह थी। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है जॉन मिल्टन के बारे में लंदन 1802 में, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजिज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। ठीक है, ये भी सेम ही, यानी कि आपको मैं बता दूं, लंदन 1802
2 से ही ये भी लाइन है। मतलब ये आपको मैं कहूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्क है। टू मिल्टन या लंदन 1802, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अबाउट मिल्टन है, इसलिए ये मिल्टन वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन वर्ड्सवर्थ। तो देख लीजिए इसमें क्या है। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee, she is fan of stagnant waters। अब देखिए हमने यही वाली लाइन देखी ना, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, अभी स्टार्टिंग में देखा था। तो अब ये देखिए इसका आगे का पार्ट भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फर्स्ट लाइन का, कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि मिल्टन आपको इस समय जीवित होना चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत है। इंग्लैंड हैथ नीड दिस, नीड दी, यानी कि आपकी, यू मतलब आपकी ज़रूरत है किसको, इंग्लैंड को। शी इज़ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, शी किसके लिए कहा गया है, यहाँ जो शी आया है वो इंग्लैंड के लिए आया हुआ है, कि इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल दलदल है, ऑफ स्टैगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी का। स्टैगनेंट मतलब क्या होता है, रुका, यानी रुके हुए पानी का इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल दलदल बन गया है, दलदल है। तो इसका राइट आंसर तो डी है। अभी मैंने आपको बताया ही, लंदन 1802 लाइंस भी आपको समझा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आपको मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका है, द वे मतलब आपको टीच करती हूँ मैं, वो अगर आपको पसंद आ रहा है, एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बेल बटन हिट कर लिया हो, ताकि आप नोटिफिकेशन पा सकें कि मैंने कब कौन सा वीडियो अपलोड किया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, तभी आपको ये नोटिफिकेशन बिल का ऑप्शन मिलता है और आप दबा पाते हो। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दिया कीजिएगा एंड शेयर कर दिया करिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत डिमांडिंग हो गई, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक किक देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं वीडियोस ले आने के लिए, काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 14 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन, ये इनका वर्क है, ये कब स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए आप। पहले तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिसमस डे 1629, क्रिसमस डे 1630, क्रिसमस डे 1631 एंड क्रिसमस डे 1632। ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको बताना है। ये इनका फर्स्ट वर्क होता है, जो कि ओड होता है। अगर आप इसके जॉनरा की बात करें तो ये एक ओड है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये कब स्टार्ट होता है, क्रिसमस डे 1629 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, whom did मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर, मिल्टन जो है वो किसको अपना मास्टर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए है एडमंड स्पेंसर, बी है होमर, सी है जेफरी चॉसर एंड डी है थॉमस मोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑप्शन भी ए ही है, यानी कि एडमंड स्पेंसर को वो अपना क्या मानते हैं, मास्टर कंसीडर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Who said Milton was the political son of Spencer? मिल्टन जो है वो स्पेंसर के पॉलिटिकल सन है, ये कौन कहता है। ऑप्शन ए है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए ये किससे रिलेटेड है, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है जॉन ड्राइडन, बी है पोप, सी है जोनाथन स्विफ्ट एंड डी है डॉक्टर जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्टन वॉज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को स्पेंसर का पॉलिटिकल सन कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। एक्चुअली इस लाइन में ही आपको हिंट मिल जाएगा कि ये लाइन्स कहाँ से हैं, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको स्मार्टली वर्क करना है। अगर आपने इन पोएम्स को नहीं टच किया है तो आपको एलिमिनेशन के थ्रू आप इसको क्लिक कर सकते हो। देखिए, हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20 years, माई 3 and 20 years। तो ये जो है ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है, और इसका मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसका मीनिंग बता दूंगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, ऑन हिज बीइंग अराइवल टू द एज ऑफ 23, ऑन हिज मिल्टन, मैस्करेट एट पायरामोंट, और डी है लिसिडस।
देखिए हाउ सून हैज टाइम, ठीक है, द सबटल थीप ऑफ यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है आपका जवानी का समय, यौवन का समय, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, और स्टोल मतलब क्या होता है, स्टोलन मतलब चोरी, ठीक है, चोरी। ऑफ द विंग्स ऑफ, यहाँ पर कहा गया है कि यौवन का सूक्ष्म चोर समय कितनी जल्दी चोरी हो गया। ये जो यौवन का सूक्ष्म मतलब यौवन का ये जो जवानी का छोटा सा टाइम पीरियड था वो कितनी जल्दी चोरी हो गया, यानी कितनी जल्दी बीत गया। और मतलब कि उसके जो पंख पर मेरा 23वां वर्ष, 3 and 20th ईयर, 3 and 20th ईयर मतलब 23, यानी कि 23वां वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिल्टन है वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो जवानी का पल था वो कितना जल्दी जो है वो बीत गया, ठीक है, कितना जल्दी चोरी हो गया वो, मतलब कितनी जल्दी चला गया, वो यही कहना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 23 की बात हुई है और ऑप्शन ए में भी आपका 23 आया है, एज ऑफ 23, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑन हिज बीइंग अराइवल ऑफ द एज ऑफ 23, राइट। मैंने आपको इसका अर्थ भी बता दिया है तो कभी आप इसको भूलोगे नहीं। एंड ट्रिक तो यही है कि आप 3 and 20 ईयर से क्या करोगे, इसको समझ लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन विच सोनेट of Milton does the following lines occurs, they also serve who only stand and wait, वो भी सर्व करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ये इसका अर्थ है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी है लेसिडस, सी है पैराडाइज लॉस्ट और डी है पैराडाइज रीगेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है, इसकी भी पूरी लाइन बाय लाइन हम कवर करने वाले हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, fame is the spur that the clear spirit doth rise to scroll delights and live laborious days। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी है लेसिडस, सी है कॉमर्स एंड डी है सैमसन एगोनिस्ट। ये कहाँ से ली गई हैं लाइन्स, ये आपको बताना है। फेम इज द स्पर दैट क्लियर स्पिरिट डथ race to scroll delights and live laborious days। ये किसके बारे में कही गई हैं और ये लाइंस जो हैं ये मतलब कहाँ से ली गई हैं ये भी आपको बताना है। कर दिया आपने कमेंट? जी हाँ, वेरी गुड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं? लेसिडस से ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा आज का। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इन हिज सोनेट Me thought I saw my late espoused saint, Milton celebrates this। ये जो सोनेट है इसमें इन्होंने लेट espoused ये किसको बोला है, किसको सेलिब्रेट किया है? अपनी फर्स्ट वाइफ को, सेकंड वाइफ को, थर्ड वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को? किसको इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है आपको बताना है। तो इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपनी सेकंड वाइफ को, इनको बहुत मानते थे ये। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।